जय हिंद साथियों, आज हम बात कर रहे हैं 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की। इस युद्ध की बात करें उससे पहले साथियों आपको बता दें कि 1971 में ही भारत में आम चुनाव हुए थे और इन चुनावों में इंदिरा गांधी को स्पष्ट मैंडेट मिला था, यानी कि उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। और इस पूर्ण बहुमत की सरकार में अब उनको किसी का भय नहीं था, किसी का डर नहीं था। अब वो किसी की दया पर निर्भर नहीं थी, ना तो सिंडिकेट के कामराज, ना मोरारजी देसाई। अब वो एक नई शक्ति के रूप में भारत में उभरी थी। ऐसी स्थिति में दोस्तों अभी उनको सरकार बनाए 6 महीने भी नहीं हुए थे कि उनके सामने एक बड़ा राजनीतिक संकट आकर खड़ा हो गया। और ये राजनीतिक संकट था भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध। जैसा कि साथियों आपको पता है 1947 में पाकिस्तान टू नेशंस थ्योरी के अनुसार अलग हुआ था हमसे। और इस टू नेशंस थ्योरी में द्विराष्ट्रीय सिद्धांत में दो देश बने थे, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान एक पश्चिमी पाकिस्तान में बटा हुआ था, एक पूर्वी पाकिस्तान में। पश्चिमी पाकिस्तान कहूँ तो अब का पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान कहें तो अब का बांग्लादेश। इंदिरा गांधी ने ये देश अलग करवाया था। अब मेन मुद्दा क्या था, किस कारण से बांग्लादेश में इतना बड़ा संकट खड़ा हुआ, वो आपको बताते हैं। तो साथियों 1971 में एक बड़ा संकट बांग्लादेश के अंदर आया। पाकिस्तान की सेना ने वहाँ पर निर्मम हत्याएं करना शुरू कर दी, बर्बरता के साथ व्यवहार करने लगे, जघन्य अपराध होने लगे, बलात्कार होने लगे, आगजनी होने लगी। और एक तरीके से आप कहें बांग्लादेश से सामान लूट लूट कर वो सारा पश्चिमी पाकिस्तान में भरने लगे। ऐसी स्थिति में दोस्तों वहाँ एक बड़ा असंतोष पैदा हुआ और इस असंतोष की परिणति ये हुई कि वहाँ एक बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा हो गया। जब दोस्तों याह्या खान ने ये देखा कि बहुत ज़्यादा असंतोष बांग्लादेश के अंदर पनप रहा है, तो उन्होंने बांग्लादेश में चुनाव कराने की घोषणा कर दी दिसंबर 1970 में। यानी कि दिसंबर 1970 में उन्होंने कहा चुनाव के माध्यम से ये तय हो जाएगा कि जनता किसके साथ है, और यदि आप सरकार में आए तो आपको जो जो परेशानी आ रही है बांग्लादेश में वो ख़त्म कर देना ईजीली। साथियों आपको बता दूं पाकिस्तान की लोकसभा में टोटल 300 सीटें थीं और इन 300 सीटों में से बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान ने 162 सीटें जीती, यानी कि 162। और जो पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी थी, पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान, पीपीपी बोलते थे जिसको, उसने टोटल 138 सीटें जीती। यानी कि स्पष्ट मैंडेट अब किसके पास था, और ये बहुमत कितने पे होना था, 300 में से 151 जो जीत जाएगा उसके पास मैंडेट था। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों सबसे ज़्यादा सीटें जीती शेख मुजीबुर रहमान ने, जो बांग्लादेश के बड़े राष्ट्रवादी नेता थे और पूरा बांग्लादेश उनको चाहता था। उन्हें ऐसा लगता था, बांग्लादेशियों को ये विश्वास था कि शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में हमारा देश आज़ाद हो सकता है। 162 जब सीटें जीती तो उन्होंने सरकार बनाने का राष्ट्रपति के सामने दावा कर दिया। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी, पाकिस्तान के जनरल याह्या खान ने शेख मुजीबुर रहमान को सरकार बनाने देने से इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सरकार बनवा दी और उनको दोबारा प्रधानमंत्री बनवा दिया, जबकि उनके पास स्पष्ट मैंडेट नहीं था, उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं था। सीधे सीधे जब देखा शेख मुजीबुर रहमान ने, जो कि बांग्लादेश के थे, कि हमारे पास क्लियर मैंडेट था, उसके बाद भी जनरल ने हमारी सरकार नहीं बनने दी, यानी कि वो अपने ही लोगों को दबाना कुचलना चाहते थे। और जब शेख मुजीबुर रहमान देख रहे थे, जो कि राष्ट्रवादी नेता थे, पूरे बांग्लादेश के एक बड़े नेता थे, उन्होंने सीधे सीधे देखा संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक मूल्यों की किस तरीके से जनरल याह्या खान हत्या कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की घोषणा पूरे पाकिस्तान में कर दी। पाकिस्तान यानी कि पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। लेकिन जैसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन बांग्लादेश में संपूर्ण रूप से सभी जिलों में लागू हो गया, पाकिस्तान की फौज ने इसको निर्ममता से बड़े दमनकारी तरीके से कुचला और इतनी बर्बरता अपनाई, लाखों हत्या हुई। लगभग एक आंकड़े के अनुसार साथियों बताते हैं 35 लाख के आसपास लोगों की हत्या पाकिस्तानी फ़ौज ने वहाँ पर की। और ये हत्या कौन कर रहा था? पाकिस्तानी फ़ौज अपने ही लोगों की हत्या कर रहे थे, जो कि 1947 में भारत से अलग हुए। भारत के मुसलमानों को भी ये समझ में आ गया था कि भारत देश उनके लिए कितना महफूज था। अच्छा रहा हम उधर नहीं गए, नहीं अपने ही लोगों को वो काट रहे थे। जब साथियों आंदोलन को इतने दमनकारी तरीके से कुचला जा रहा था, ऐसी स्थिति में काफ़ी लोग बांग्लादेश से भारत की तरफ आए और उन्हें भारत एक महफूज जगह दिख रही थी शरण लेने के लिए। ज़्यादातर लोग कलकत्ता में आए या फिर मिजोरम की साइड चले गए, त्रिपुरा चले गए। और जो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी के नेता थे आवामी लीग के, वो मोस्टली आकर कलकत्ता में रहने लगे। एक आंकड़े के अनुसार साथियों बताते हैं टोटल 1 करोड़ लोग बांग्लादेश से भारत आए थे। इस सारी स्थिति पर इंदिरा गांधी नज़र बनाए हुए थी
उन्हें लग रहा था और वो समझ भी रही थी कि युद्ध का होना तो अवश्यंभावी है, युद्ध तो होकर रहेगा। लेकिन इंदिरा गांधी अभी भी जल्दबाजी के मूड में नहीं थी। उनको समझ में आ रहा था कि यदि हम पहले जल्दबाजी कर देंगे तो विश्व समुदाय में एक तरीके से मैसेज जाएगा कि भारत कहीं ना कहीं आक्रमणकारी है, और भारत ने ही अपने षड्यंत्र के तौर पर पाकिस्तान में इस चिंगारी को जन्म दिया है। इसीलिए इंदिरा गांधी अभी किसी भी जल्दबाजी के मूड में नहीं थी, लेकिन वो युद्ध समझ रही थी कि युद्ध होकर रहेगा। इधर साथियों, कलकत्ता में पूर्वी पाकिस्तान की जो बांग्लादेश है, वहाँ की आवामी लीग ने, जो आवामी लीग के नेता छुप छुपाकर कलकत्ता में आए थे, उन्होंने मुक्ति वाहिनी की स्थापना कर दी। मुक्ति वाहिनी, जिसे लिबरेशन फोर्स ऑफ बांग्लादेश कहा जाता था, एक सैन्य संगठन टाइप में उन्होंने बना लिया और उन्होंने ये तय किया कि गोरिल्ला वार की पद्धति से हम बांग्लादेश में पाकिस्तान के सेना को या सैनिकों को टक्कर देंगे। पाकिस्तान से साथियों अब ज़्यादा युद्ध टाला नहीं जा सकता था, क्योंकि भारत अभी इतना विकसित और सुसंगत राष्ट्र नहीं था, बल्कि विकास की प्रक्रिया से गुजरता हुआ राष्ट्र था। भारत के पास अभी इतने संसाधन नहीं थे कि 1 करोड़ शरणार्थी आए उनका भी पेट भर दें, क्योंकि हमें अपने पेट के ही लाले पड़े थे। इतना विकसित राष्ट्र हमारा देश था नहीं। तो ऐसी स्थिति में अब इंदिरा गांधी करती क्या? वो समझ रही थी कि पाकिस्तान से युद्ध तो हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन वो मौका ढूंढ रही थी कि कैसे युद्ध किया जाए। उनके पास इंटेलिजेंट अफसर थे, जिनमें आपको बता दूं पीएन अक्सर थे, आरएन काओ थे, पीएन धर थे। आरएन काओ साथियों वही थे जिन्होंने बाद में रॉ की स्थापना की। वो पूरी स्टोरी आपको कभी बताएंगे किसी अगले वीडियो में। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना की थी। बहुत ही इंटेलिजेंट ऑफिसर थे। इन ऑफिसर ने प्लान बनाया कि युद्ध अभी करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी जुलाई और अगस्त का महीना चल रहा था। ऐसी स्थिति में साथियों आपको पता होगा बांग्लादेश में दलदली एरिया हो जाता है, क्योंकि गंगा का मुहाना है, वहाँ पर जाकर गंगा ख़त्म होती है, यानी कि गंगा समुद्र में मिलती है। तो बड़ा दलदली एरिया है वहाँ पर। बारिश में जाना वहाँ भारतीय सेना के लिए खतरे से खाली नहीं था। तो साथियों, इंदिरा गांधी के अधिकारियों ने यह तय किया कि युद्ध हम अपने समय और अपनी जगह पर करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम था। हम पहले से जल्दबाजी के मूड में नहीं थे। ऐसी स्थिति में दोस्तों, युद्ध को सर्दियों तक टालने का फैसला इंदिरा गांधी और उनके अधिकारियों द्वारा किया गया। लेकिन दोस्तों, बाबा तुलसी ने एक जगह लिखा है, जाको प्रभु दुख दारुण देई, ताकि मत पहले ही हर लें। पाकिस्तान की मति ऐसे हर ली गई थी। हमने जो डेट 4 दिसंबर की आक्रमण की तय की थी, पाकिस्तान ने हम पर 3 दिसंबर को ही हमला कर दिया। 3 दिसंबर को शाम 6 बजे पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हमारे 8 सैनिक हवाई अड्डों पर हमला कर दिया। पाकिस्तान ने जैसे ही 6 बजे आक्रमण किया, उसको एक सूचना और मिली, वहाँ पर एक इंटेल और पहुँचा कहीं से, कि अभी राजस्थान में एक जगह है लोंगोवाला, वहाँ पर केवल हमारे 1 से 20 सैनिक हैं। हमें भारत पर आक्रमण करके उस लोंगोवाला जगह को घेर लेना चाहिए और जैसलमेर को अपने कंट्रोल में ले लेना चाहिए। ऐसा पाकिस्तानी सेना ने सोचा, और रात के 9 बजे के आसपास पाकिस्तानी सेना ब्रिगेडियर मीर की अगुवाई में पाकिस्तान से चल पड़ी भारत के लोंगोवाला पर कंट्रोल लेने के लिए, यानी कि आक्रमण करने के लिए। जैसे ही साथियों इसकी सूचना भारत के सैम मानेकशॉ को मिली, यानी कि हमारे जो सेना के थल सेना के अध्यक्ष थे सैम मानेकशॉ, उनको जैसे ही जानकारी लगी दिल्ली में, उन्हें कहीं से इंटेल मिला होगा कि पाकिस्तान हम पर आक्रमण करने वाला है, तो उन्होंने तुरंत मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को फ़ोन लगाया। कुलदीप सिंह चांदपुरी साथियों आपको बता दें, लोंगोवाल जगह थी राजस्थान में, वहाँ पे हेड थे वहाँ के, और इनके पास तब 1 से 20 सैनिक ही थे रात को। तो इन्होंने फ़ोन लगाया कुलदीप सिंह जी को कि आप एक काम करें, आप स्थिति से पीछे आ जाएं, क्योंकि पाकिस्तान वहाँ पर आक्रमण करने वाला है, ऐसी हमें सूचना अभी मिली है। रात को 9 बजे वो लोग वहाँ से चल पड़े हैं और मुश्किल से 3 से 4 घंटे में आपके यहाँ पहुँच जाएंगे। कुलदीप सिंह चांदपुरी साथियों आपको बता दें सिख थे, और आपको पता होगा सिख कभी स्थिति से पीछे नहीं हटते। उन्होंने वहाँ से पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा यदि शहीद होना ही क्रम में लिखा है तो हम शहीद होंगे, लेकिन अपनी मिट्टी को अकेला छोड़कर, हम अपनी माँ को अकेला छोड़कर नहीं आ सकते। पाकिस्तानी सैनिकों को जितना हो सकेगा मुँह तोड़ जवाब देंगे। जब सैम मानेकशॉ ने, हमारे थल सेना अध्यक्ष ने कहा कि उनके सैनिक लगभग 2800 के आसपास 3000 की टुकड़ी आ रही है और वो साजो सामान से लैस हैं, आपके पास तो एमुनेशन नहीं है, और हमारी एयरफोर्स के सैनिक आपको सुबह 6 से 7 बजे के आसपास रसद पहुंचा पाएंगे, एमुनेशन पहुंचा पाएंगे, ऐसी स्थिति में आपको पीछे हटना ही उचित है। लेकिन कुलदीप सिंह चांदपुरी ने पलट कर पूछा कि सर, पाकिस्तान से इस्लामाबाद से उन्हें आने में यहाँ वक्त कितना लगेगा? तो सैम मानेकशॉ ने जवाब दिया कि 4 से 5 घंटे लगेंगे, यानी 9 बज रहे हैं, रात के 12 बजे तक उनके आने की, 12, साढ़े 12 या 1 बजे तक आने की संभावना है। और थैंक यू कहकर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने फ़ोन काट दिया और उन्होंने 1 से 20 सैनिकों के साथ
मात्र 120 सैनिकों के साथ पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए वो वहाँ पर खड़े रहे। अब कुलदीप सिंह चांदपुरी ने साथियों एक योजना बनाई। उनके पास टिफिन थे, टिफिन साथियों जिनमें हम खाना ले जाते हैं, वही टिफिन रखे थे जिनसे चेक पोस्ट पे, अलग अलग चेक पोस्ट पे खाना जाता था यूनिट से। ऐसे टिफिन उनके पास बहुत सारे रखे थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने सोचा कि माइंस के साथ हम टिफिन्स को बीच बीच में लगा सकते हैं। उन्होंने कुछ माइंड अपनाया, योजना बनाई कि किस तरीके से पाकिस्तानी सेना को परास्त किया जा सके। उन्होंने जैसी माइंस पूरे में रखी, उधर से साथियों 12 साढ़े 12 बजे के आसपास पाकिस्तानी सेना आ गई। उनके पास टैंक थे, एमुनेशन थे, सारी चीज़ें थीं। जैसे ही माइंस के आसपास आए, उनके टैंक 2-3 उड़ गए और बीच बीच में टिफिन लगे थे, तो उनसे तो कुछ उड़ना नहीं था। 4-5 माइंस थी, वो क्लियर काम कर गई और उनके 4-5 टैंक उड़ गए। ऐसी स्थिति में साथियों उन्होंने इस्लामाबाद फ़ोन लगाया, जो ब्रिगेडियर थे पाकिस्तानी सेना के, मीर साहब। उन्होंने कहा कि हमें तो सूचना ऐसी मिली थी कि इनके पास तो कोई एमुनेशन नहीं है लोंगोवाला में, इन्होंने तो हमारी टैंक उड़ा दिए। तो इस्लामाबाद से उन्हें इंटेल मिला कि एक काम करो, हम इंजीनियर को भेजते हैं और उन माइंस को हटवा दीजिए आप। ब्रिगेडियर मीर ने कहा कि इंजीनियर आने में तो अभी 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, तब तक तो 2-3 बज जाएंगे, और उनके पास कोई उपाय भी न था। इंजीनियर आए, उनके इंजीनियर जैसे ही आए 2-3 घंटे उन्हें लगभग माइंस को हटाने में लग गए। माइंस जब तक हटी, इंजीनियरों ने जब तक माइंस हटाई, बीच बीच में टिफिन रखे थे खाना के, क्या माइंड लगाया था कुलदीप सिंह चांदपुरी ने। ऐसी स्थिति में साथियों सुबह के 5 बज गए। तो उन्होंने कहा सुबह तक आएगी एयरफोर्स, भारतीय एयरफोर्स, 1 घंटा हमारे पास, अभी हम लोंगोवाल को उड़ाकर और अभी कब्जा कर लेंगे लोंगोवाल पर। लेकिन साथियों पहले से जो हमारे मेजर थे, उन्होंने योजना बना रखी थी। कुलदीप सिंह चांदपुरी ने 2 किलोमीटर लंबा लगभग उन्होंने गड्ढे खोदे और वहाँ पर अपने 120 सैनिक बहुत दूर दूर पर जाकर बिठा दिए, और इतनी दूरी पर बिठाए और उनसे कहा गया कि हमें एमुनेशन लगभग अपने कुल एमुनेशन का 60% ख़त्म कर देना है। एमुनेशन ज़्यादा नहीं था हमारे पास, गोली बारूद कुछ भी नहीं था इतना ज़्यादा। लेकिन उन्होंने कहा जब हम 60% ख़त्म करेंगे तो उसका लॉजिक ये होगा कि सामने वाली सेना को ये लगेगा कि इनके पास बहुत ज़्यादा एमुनेशन है। खाली एमुनेशन में कौन खर्च करता है, अपनी जान बचाते हैं लोग। जैसे ही ब्रस्ट फायर किए हमारी सेना ने, 120 सैनिकों ने, पाकिस्तानी ब्रिगेडियर को पसीना आ गया। उन्होंने फिर इस्लामाबाद कॉल किया कि हमें तो सूचना आपने दी थी कि यहाँ पर मात्र 120 सैनिक हैं, यहाँ तो चौगिद्दी से चारों ओर से फायर हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर सैनिक ज़्यादा हैं। इस्लामाबाद ने उन्हें इंटेल दिया कि हमारे पास बिल्कुल सही सूचना है, मात्र 120 सैनिक हैं, आप आगे बढ़िए। और वो आगे बढ़ ही रहे थे। साथियों सुबह के 6:15 हो चुके थे। ऐसी स्थिति में ऊपर से आसमान में उन्हें मंडराते हुए भारतीय वायुसेना के विमान दिखे। ब्रिगेडियर मीर के सिर से पसीना पैरों तक आ गया और उन्होंने देखा कि मौत अब सामने है। भारतीय वायुसेना ने तूफानी तौर पर पूरी पाकिस्तानी टैंकों को गोले बारूद से उड़ा दिया। सारे सैनिक मारे गए पाकिस्तानी, और मात्र 1 से जो हमारे 20 सैनिक थे, अपनी बुद्धिमत्ता के कारण मात्र 2 सैनिक शहीद हुए साथियों, और 1 से 18 सैनिक हमारे सकुशल बचे रहे। अब साथियों आगे आपको बात बताते हैं भारतीय नौसेना की। भारतीय नौसेना ने उधर INS विक्रांत ने कराची जो बंदरगाह था उनका, जहाँ पर सैनिक साजो सामान बांग्लादेश के लिए जाने के लिए रखा था समुद्री मार्ग से, क्योंकि हवाई मार्ग तो हम उन्हें यूज नहीं करने दे रहे थे। समुद्री मार्ग से जो साजो सामान जाना था वो सारा कराची पर रखा था। हमारे INS विक्रांत ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और उस साजो सामान को नष्ट कर दिया। अब साथियों बारी थी कहाँ की, बांग्लादेश की। बांग्लादेश में घुसा जाना था। पूर्वी कमांड के साथियों हमारे जो कमांडर थे वो थे जगजीत सिंह अरोड़ा जी। उनके नेतृत्व में, उनके बिलछड़ नेतृत्व में हमारी सेना दौड़ते हुए बांग्लादेश में घुस गई और ढाका को घेर लिया। और 6 दिसंबर को हमने 6 दिसंबर की रात को ये घोषणा कर दी कि अब बांग्लादेश एक नया राष्ट्र होगा और इसको मान्यता पाकिस्तान को भी देनी पड़ेगी। जब ये घोषणा पाकिस्तान ने सुनी तो पाकिस्तान भौचक्का रह गया। पाकिस्तान के समझ में नहीं आ रहा था करें तो करें क्या। साथियों 13 दिसंबर को हमने पूरे ढाका को घेर लिया और 16 दिसंबर को हमने 93,000 सरेंडर, अब तक का विश्व का सबसे बड़ा सरेंडर कराया, जो कि इतना बड़ा सरेंडर विश्व युद्धों में भी नहीं हुआ था, ना पहले विश्व युद्ध में ना दूसरे विश्व युद्ध में। इतना बड़ा सरेंडर भारतीय सेना ने कराया था। अब पाकिस्तान के समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या। पाकिस्तान छूटा, अपने चचा अमेरिका के पास पहुंचा और वहां जाकर गिड़गिड़ाने लगा कि हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, अलग बांग्लादेश की घोषणा कर दी, यानी कि देश भी टूटने वाला है, आप कुछ कीजिए। अमेरिका तो साथियों हमारे विरोध में था ही, आपको पता है अमेरिका और चीन हमारे विरोध में थे। वो संयुक्त राष्ट्र में एक रेजोल्यूशन लेकर आया अमेरिका
और उसने इस रेजोल्यूशन में ये रखा कि भारत एक आक्रमणकारी देश है और हम सबको उसकी आर्थिक मदद करना बंद कर देना चाहिए। ऐसी स्थिति में दोस्तों रूस ने ये देखा तो तुरंत वीटो ठोक दिया। रूस ने कहा कोई आक्रमणकारी नहीं है, भारत अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है और ये लड़ाई सही है। ब्रिटेन और फ्रांस ने इस प्रस्ताव पर वोटिंग करने से मना कर दिया, यानी कि वो वोटिंग करने आए ही नहीं। मना तो नहीं किया, वो वोटिंग करने आए नहीं, क्योंकि वो अमेरिका के पामेलियन पिल्ले हैं, जो अमेरिका कहता है वो करते हैं। जब साथियों संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के प्रस्ताव को भारत के पक्ष में रूस ने वीटो कर दिया तो अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा और वो बुरी तरीके से खिसिया गया। अब उसके कुछ समझ में आ नहीं रहा था। उसने तुरंत ही अपने 7वें बेड़े को, जो कि परमाणु बमों से लैस था, 7 परमाणु विमान हुआ करते थे उसके ऊपर, जिन्हें यूएसएस इंटरप्राइज कहा जाता था, वो कहीं पर भी परमाणु हमला करने में सक्षम थे, उन्हें हिंद महासागर में अमेरिका ने भेज दिया। तुरंत ही स्थिति को भांपते हुए रूस ने भी अपना 40वां बेड़ा हिंद महासागर में लगा दिया और इन 40 जहाज, जो कि 40वें बेड़े में टोटल 40 जहाज हुआ करते थे, हवाई फायर करना शुरू कर दिया और इन्होंने शक्ति प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अमेरिका बौखला गया कि यहाँ तो सीधी टक्कर होने वाली है रूस के साथ, क्योंकि रूस भी तब एक बहुत बड़ी महाशक्ति थी। किस तरीके से तब साथियों शीत युद्ध चल रहा था, रूस और अमेरिका में टक्कर चल रही थी, वो आपको एक किसी अलग वीडियो में बताएंगे। फिलहाल हम टॉपिक पे आते हैं। तो रूस ने जैसे ही 40 जहाज लगाए, अमेरिका के जो 7 ही आए थे 7वें बेड़े में, तो अमेरिका एकदम से खिसिया गया। वो उसके समझ में नहीं आ रहा था करें तो करें क्या। और रूस के इशारे पर भारत ने तुरंत 17 दिसंबर को युद्ध विराम की घोषणा कर दी। और आपको बता दें, युद्ध विराम को पाकिस्तान ने तुरंत स्वीकार कर लिया, अगले ही दिन स्वीकार कर लिया, क्योंकि पाकिस्तान समझ रहा था भारत उसकी 16,000 स्क्वायर किलोमीटर जगह को कब्जा कर चुका था और पाकिस्तान समझ रहा था कि अगर एक दिन भारत और लड़ा युद्ध तो हमारे इस्लामाबाद को अपने कंट्रोल में ले लेगा, क्योंकि हम लाहौर से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर थे। इतना बड़ा हिस्सा हमारे कंट्रोल में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान आ चुका था। जैसे ही पाकिस्तान ने युद्ध विराम को स्वीकार किया, भारत युद्ध जीत चुका था, क्योंकि ढाका में हम 93,000 का सरेंडर जनरल नियाजी से ले चुके थे। जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, जो कि हमारे पूर्वी कमांड के कमांडर थे, उन्होंने जनरल नियाजी से ढाका में आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर 93,000 सैनिकों का करवा लिया था। अब साथियों पूरे विश्व में भारत की तूती बोल रही थी। एशिया का शक्ति संतुलन बदल चुका था। दक्षिण और पूर्व एशिया में भारत एक महाशक्ति के तौर पर उभरा था, एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभरा था। भले ही भारत अभी विकसित और सुसंगत राष्ट्र नहीं था, लेकिन वैश्विक रंगमंच पर अब भारत की एक नई छवि उभर कर आई थी। अब बड़े बड़े विश्व के कालीन भैया को समझ में आ गया था कि यदि मिर्ज़ापुर की गद्दी पर बैठना है और इसको चलाना है तो बिना गुड्डू पंडित की परमिशन के मिर्ज़ापुर में पत्ता भी नहीं हिलेगा। जैसे ही हम युद्ध को जीते, पाकिस्तान ने शेख मुजीबुर रहमान को तुरंत रिहा कर दिया। उनको इस्लामाबाद के आसपास किसी अज्ञात जगह पर नज़रबंद करके रखा गया था और युद्ध के दौरान ही उन्हें बांग्लादेश से उठा लिया गया था। वो इस्लामाबाद से दिल्ली आए। दिल्ली में इंदिरा गांधी ने उनको सारा ब्रीफ किया, किस तरीके से नया देश जो बांग्लादेश बन चुका था उनको बताया गया और उनसे कहा तुम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हो, एक स्वतंत्र राष्ट्र के अब तुम प्रधान बनोगे और आप ढाका जाइए। उसके बाद इंदिरा गांधी भी फिर ढाका गई उनसे मिलने और नया पदभार उनको ग्रहण करवाया। लेकिन पाकिस्तान अभी बांग्लादेश को मान्यता नहीं दे रहा था, वो अभी मान्यता देने में आनाकानी कर रहा था। भारत ने तो तुरंत ही घोषणा कर दी थी कि बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र होगा, लेकिन पाकिस्तान अभी नहीं दे रहा था। पाकिस्तान पर इंदिरा गांधी ने, मैडम गांधी ने दबाव बनाया और काम 93,000 सैनिकों को तभी छोड़ेंगे जब आप बांग्लादेश को मान्यता दे देंगे कि वो एक अलग राष्ट्र है। इसी के मद्देनज़र जून 1972 में शिमला समझौता हुआ और ये तय हुआ हम आपके सारे सैनिकों को छोड़ देंगे, आप बांग्लादेश को तुरंत मान्यता प्रदान करें। तो बांग्लादेश को तुरंत मान्यता प्रदान करवाई गई पाकिस्तान के द्वारा और हमने उनके 93,000 सैनिकों को छोड़ दिया। लेकिन इंदिरा गांधी के कुछ आलोचक ये कहते हैं कि भले ही हम पाकिस्तान से युद्ध जीत गए 1971 में, लेकिन जून 1972 के शिमला समझौते में हमें युद्ध हार गए थे। किस तरीके से? क्योंकि हमने सारी ज़मीन वापस कर दी थी पाकिस्तान की, सारे सैनिक वापस कर दिए थे, कुछ सामरिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण ज़मीन थी वो हमने रख ली थी कश्मीर में और सारी वापस कर दी थी। तो लोगों का मानना है, जो उनके विरोधी हैं, उनके आलोचक हैं, उनका मानना है कि हम चाहते तो पूरी पाकिस्तान की भूमि रख सकते थे। मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू में साथियों ऐसा था नहीं, क्योंकि हम पाकिस्तान के ऑलरेडी 2 टुकड़े करवा चुके थे। उसकी एक ज़मीन का बड़ा हिस्सा उसके देश से बाहर जा चुका था और जितना अस्थिर पाकिस्तान होता वो हमारे लिए इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकता था। और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था। रूस ने भी ये बात कही थी कि हमें ज़्यादा ज़मीन उनकी हथियानी नहीं चाहिए, क्योंकि वो पहले ही 2 टुकड़ों में अब देश टूट चुका है, तो ज़्यादा दबाव बनाना ठीक नहीं रहता।
इसी स्थिति को, इसी डिप्लोमेटिक पॉलिसी को इंदिरा गांधी ने भांपते हुए पूरी ज़मीन वापस कर दी और कुछ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी जगह, वो तो हमने ले ही ली थी। इस तरीके से दोस्तों भारत और पाकिस्तान युद्ध समाप्त हुआ। और भी दोस्तों आगे वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे, आप हमसे जुड़े जरूर रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए। जय हिंद।